इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आम जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनकी सरकार विकास के कौन कौन से काम कर रही है और कैसे कैसे योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया भी चल रही है। यह काम कैसे होगा, कैसे एक मंत्रालय के विशेष काम और उसकी उपलब्धि को दूसरे मंत्रालय जानेंगे और समझेंगे। इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे हर एक मंत्रालय एक दूसरे का कामकाज बेहतर तरीके से समझ सके और मंत्री उसे जनता तक पहुंचा सके। इसी मकसद से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में यह अहम बैठक चल रही है और इसके साथ साथ इस बैठक में जहां एक तरफ मंत्रालय अपने अपने विकास के काम के प्रेजेंटेशन को सामने रखेंगे, तो वहीं दूसरे विभाग जनता तक उसे पहुंचाने का काम करेंगे। यानी कि मंत्रालयों के बीच आपसी सूचना का आदान प्रदान आज बड़े पैमाने पर होगा, ताकि जनता के बीच अगर कोई सवाल उठे तो उस पर जवाब देने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसी मुद्दे पर आज है हमारा मुकाबला, जहां अपने मेहमानों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस बैठक का संबंध 2022 के विधानसभा चुनाव से कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये 3 प्रमुख राज्य हैं जिसके चुनाव अगले साल हैं। और उसके साथ साथ हम गुजरात को भी नहीं भूल सकते। ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक चल रही है। सभी मंत्री मौजूद हैं और इस बैठक में सरकार के कामकाज का आकलन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि सभी मंत्रियों का कामकाज किस तरीके से चल रहा है और खास करके कुछ मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन है, ताकि जानकारी बाकी मंत्रालय को भी हो, सुझाव हो, ताकि देश तरक्की के साथ आगे बढ़ता चला जाए। इस बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या बातचीत हो रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बन रही हमारे साथ। तुरंत वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बहस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने सभी मंत्रिमंडल के साथ बैठे हुए हैं, सभी मंत्रियों के साथ, और राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में यह बैठक चल रही है जहां सरकार के कामकाज की समीक्षा हो रही है। इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से जफर इस्लाम साहब, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और पल पल की जानकारी क्या हो रहा है ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, सबसे पहले ये बताइए कि अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है, किस तरह की बातचीत है, आकलन की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे आकलन किया जा रहा है? और ये पहले ऐसी बैठकें 7 बैठक होनी है, जिनकी आज ये जो बैठक है और जिस मोड पे ये बैठक होनी है, जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जिस मोड पे ये बैठक होनी है, ऐसी 7 बैठकें प्रस्तावित है। उनमें से उस सिलसिले की, उस श्रृंखला की ये पहली बैठक है। इस बैठक का जो मुख्य मकसद हमें बताया जा रहा है, आधिकारिक तौर पर तो किसी मंत्री को भी कोई एजेंडा नहीं दिया गया है। उन्हें सिर्फ टाइम के बारे में बताया गया और लोकेशन के बारे में बताया गया। इसके अलावा कोई इसका एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ है किसी भी मंत्री के पास। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पीएमओ के बिहाफ पर वहाँ पर एजेंडा सेट होगा और उसी आधार पर मंत्रियों को बात कहनी है। जो हमारे सोर्सेज हैं वही हमें बता रहे हैं कि मनसुख मांडविया, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपने कार्य, अपने अनुभव, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी बताना है अपने कार्य के बारे में, अपने अनुभव के बारे में। इसमें मकसद ये है, आइडिया ये है कि मंत्री एक दूसरे को बेहतर तरीके से उनके काम करने तरीकों को जान सके और उसमें आपको नया आइडियाज़ आता है, नए तरीके से काम को करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस सारे मकसद से ऐसी बैठकों को प्रस्तावित किया गया है, जिसकी पहली बैठक आज होगी। बैठक के बारे में हमें ये भी बताया गया कि तकरीबन रात के 9 बजे तक ये बैठक चलेगी। मतलब एक लंबी मैराथन बैठक होनी है। और जाहिर तौर पर अगर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जब बोलेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो सबसे प्रमुख चीज़ है कोविड, और उसमें भी वैक्सीनेशन ड्राइव भारत सरकार का जिस प्रकार से चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल तरीके से आप कह सकते हैं कि 75 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। WHO तक ने बधाई दी है। आगे का जो टारगेट है बहुत जल्द 100 करोड़ पहुंचाने का है। इसके अलावा 17 जून जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस दिन जन्मदिन है, और वहाँ से उस दिन हालांकि वो कार्यक्रम बीजेपी का है, जो बीजेपी एक शुरू कर रही है सेवा और समर्पण का अभियान, तो 17 जून को आप देख सकते हैं अजय कि एक रिकॉर्ड के तहत वैक्सीनेशन ड्राइव उस दिन चलाया जाएगा। और जो आंकड़ा आएगा, जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि वो एक तरह से रिकॉर्ड होगा और इसके लिए शायद गिनीज बुक से भी कांटेक्ट किया जाए और उनको ये जानकारी दी जाए कि एक दिन में पूरी दुनिया में इतना वैक्सीनेशन कहीं नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश की जाएगी जब मंत्री अपनी बात कहेंगे, और बैठक जब खत्म होगी तो और ज्यादा डिटेल सामने आ पाएगा। बिल्कुल, 17 सितंबर को भारत एक नया मिसाल, एक नई रिकॉर्ड बनाना चाहता है वैक्सीनेशन को लेकर, और इसके लिए जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं। जफर इस्लाम साहब, विरोधी दल दरअसल ये मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर सेकेंड वेव में जो तमाम तरह की दिक्कतें हुई थी उन पर काबू पाने के साथ साथ
सरकार अपना पीआर भी ठीक करना चाहती है। क्या ये वजह है कि बड़े पैमाने पर इन सब चीजों का आकलन किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे देवेंद्र भाई गलती से 17 जून कह रहे थे, 17 सितंबर की बात है। 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उस दिन जाहिर है उस दिन हमारे पार्टी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 17 तारीख से 7 तारीख तक जो है हम बहुत सारे काम करेंगे। हम जन सेवा में काम करते हैं। हमारी पार्टी पूरे साल ऐसे प्रोग्राम लेके आती है जो जन सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए हम काम करते हैं और इसी के लिए हमारी पार्टी समर्पित है, सारे कार्यकर्ता समर्पित है। वो काम करेंगे। उसकी जो रूपरेखा जो आप कह रहे थे देवेंद्र भाई पराशर जी, वो बाद में जाहिर है लोगों के सामने आएगी। लेकिन जहां तक इस मीटिंग का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सवाल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो प्राथमिकता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि बहुत सारे जो एक देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर मिलते हैं और फिर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे MOS भी मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं और इसलिए उसमें बहुत डिटेल में हर इश्यूज पे चर्चा होती है और बहुत सारी चीजें जो जरूरत की चीजें हैं, जो आज जो काम जो आगे करने हैं जिससे देश का विकास होगा, देश के लोगों के हित में बहुत सारे काम जो है उसकी भी समीक्षा भी जो की जाती है कि किस तरह से होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं और आगे के रोड मैप भी जो है वो भी तय होता है। तो इसलिए इस तरह की और खास के जो कई ऐसे नए मिनिस्टर्स भी हैं जो पहली बार मिनिस्ट्री में आए हैं और उनको साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो जाहिर है जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़े उसके बारे में भी चिंता होगी। और बहुत सारी चीजें जो है जैसे वैक्सीनेशन है वो जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने प्रेजेंटेशन देंगी तो जफर भाई इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री लगातार इस तरह का आकलन करते रहते हैं और हमने ये देखा है उनका काम एक किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के CEO की तरह ही है। कहना चाह रहा हूं आपसे बस जी, लेकिन इसमें जो विरोधी दल जो इसमें बातें निकालेंगे वो पहले प्रीएम्प्ट करके आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी देवेंद्र भाई कह रहे थे, आपके जो सीनियर जो एडिटर है जी, वो कह रहे थे कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम शायद दर्ज कराएंगे। ऑलरेडी है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंडिया के बाहर 1 करोड़ लगातार 3 दिन दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ है वैक्सीनेशन, ये ऑलरेडी है। लेकिन एक दिन में एक साथ कई करोड़ वैक्सीनेशन होगा। अब हम एकदम जो लोग कह रहे थे कि दिसंबर तक, मार्च में पहुंच गए 70 करोड़। आप बताइए, दिसंबर तक कह रहे थे हम, बार बार तो लोग कहते थे कहां से होगा, कैसे होगा, किधर होगा, कैसे होगा, कब होगा, किधर होगा, ये सारे सवाल अब ऑपोजिशन के बंद हो गए हैं। आप कोई अभी टीवी पे आके नहीं कहेगा, इसलिए कि अब इतनी तेजी से जो है जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमने किया, जो इंडिजिनसली हमने प्रोड्यूस किया, उसका जो अभी जो देखे जो दूरंदेशी जो जफर भाई इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तेजी आई है। 75 करोड़ सिंगल डोज वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन विरोधी खेमा अभी भी कहता है कि 20% आबादी को भी आप कवर नहीं कर पाए 2 डोज के साथ। ये बातें होती रहती हैं। विरोधी खेमा ही कहाँ बचा? आप खेमा किधर बोल रहे हैं? वो खेमा भी नहीं बचा है। विरोध करने के लिए कुछ मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा ही नहीं उनके पास। मुद्दाहीन खेमा है जिसके पास जो बोलते हैं इंग्लिश में दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड। तो अभी कोई उनके पास खड़े रहने के लिए, कुछ बातें उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बैंकरप्सी ऑफ जो बोलते हैं ना, उनके पास जो है ऐसे मुद्दे हैं। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देखिए मैं अपने सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन किस बात को आप झुटला सकते हैं क्या कि 75 करोड़ लोगों को डोज दिया गया है, फर्स्ट डोज दे दिया गया है? ऐसे दुनिया में कोई एक मिसाल उठा के ला के दीजिए इतने कम समय में जिस तरह से प्लानिंग की प्रधानमंत्री जी ने। आज पूरे दुनिया जो है वाह भाई करे यार, ये जो बिखरे हुए जो अपोजिशन पार्टी जो बिखरी हुई है अपने फायदों के लिए, जो एक साथ होती है और अपने फायदों के लिए जो बिखर जाती है, ऐसे लोग कभी देश के बारे में सोच सकेंगे? देश की जनता के बारे में कभी सोच सकेंगे? कभी चिंता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि उनकी चिंता सिवाय परिवार से निकले तो पद और पद से निकले तो धन, उसके अलावा कुछ उनके मन में नहीं। रामकृपाल जी को जरा शामिल कर लूं यहाँ पर। रामकृपाल जी, आपने बहुत कुछ देखा है अपने पूरे कार्यकाल में अभी तक। मैं बहुत सीधे तरीके से समझना चाहता हूं, कोरोना जैसी महामारी कम से कम 100 साल में तो किसी ने देखी नहीं, लेकिन जिस तरह से सरकार उससे निपट रही है और जो हाहाकार मचा था सेकेंड वेव के दौरान, क्या आपको लगता है कि सरकार की कार्यक्षमता और कुशलता से अब ये हाहाकार की जो घाव है वो भर चुके होंगे? देखिए अजय भाई, मैं एक बात कहूंगा इस प्रधानमंत्री जी के बारे में। सबसे बड़ी जो उनकी विशेषता है जिसको लेकर के अपोजिशन भी परेशान है कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं।
यही उनकी विशेषता है कि उनके हाथ पैर नहीं फूलते हैं। और ये लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर कोई अनफोर्सीन, यानी जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो, ऐसा भी कोई संकट आ जाए, तो ये मैंने देखा है कि मोदी जी के हाथ पैर नहीं फूलते। और जिस तरह से उन्होंने, आप देखे होंगे, अब उस पर मैं नहीं जाता, अपोजिशन ने क्या क्या नहीं कहा कि इसको पहले खोल दीजिए, हर राज्यों को पूरा वो दे दीजिए, अधिकार दे दीजिए, फिर ये हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुफ्त का लगाइए, जो भी रहा हो। अभी आप ये सोचिए कि पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। जो लोग परसेंटेज में बात करते हैं उनको केवल सिंपल है कि 2 अमेरिका को हम ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं, 2 अमेरिका, या पूरा आप यूरोप जो बता रहे हैं, पूरा यूरोप। आप ये सोचिए, मेरा ये कहना है कि जो लोग आलोचना कर रहे हैं, पहली बात तो है उन्होंने इस तरह का संकट कभी देखा नहीं, और उनके सामने भी समझ में उनको नहीं आ रहा था कि उनके भी हाथ पैर फूल रहे थे कि आगे क्या होगा। लेकिन एक मोदी जी की विशेषता है, जो मैं उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज और सब रीड करता हूं, कि वो उनके हाथ पैर नहीं फूलते, जिसको हम मुहावरे में कहते हैं कि वो बहुत घबराते नहीं हैं। और उनका, चाहे जैसे जब उन्होंने कहा जनधन योजना, तब भी कोई ये विश्वास नहीं कर रहा था। इस बैंक के जो परंपरा रही है काम करने के तरीका, मैनेजरों को भरोसा नहीं था कि ऐसे कैसे हो जाएगा, इतने खाते कैसे खुल जाएंगे। तो आप सोचिए 70s में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीब को बैंक के दरवाजे तक ले जाने के लिए, और वो काम जाकर के 2015, 16, 17 में हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं और कोई बात नहीं करता, सबसे बड़ी बात लीडरशिप की क्वालिटी क्या है, वो CS to DS, करंट स्ट्रेंथ को डिजायर्ड स्ट्रेंथ तक ले जाना। यानी वो इच्छा जो पाल लेते हैं, इच्छा शक्ति उनकी होती है, उस पर आज पहुंचते हैं। अब जब लोगों अपोजिशन को लग रहा है कि यार ये जो दिसंबर की बात इन्होंने कही थी वो तो लगता है सही हो जाएगी, और जैसे जनधन अकाउंट सारे इतने खुल गए लोगों के, तो अब क्या होगा। तो छोटी छोटी चीजों में अलीगढ़ गए तो वहां पे देखिए तुष्टीकरण की बात शुरू हो गई है, हर चीज में। अब अगर आज ये मीटिंग हो रही है, आप याद कीजिए अजय जी, मनमोहन सिंह सरकार में 2 मंत्रालय कोर्ट में चले गए थे। ये बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है मिनिस्टर्स के लेवल पर, वो एक दूसरे में कम्युनिकेशन गैप की होती है। और जब मुखिया सबको बुला करके कहेगा और बिना एजेंडा के कि आइए, तब कोई आप पहले से तैयारी करके या भूल भुलैया करके, जैसे होता है ना कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, उसको पढ़ लो, बाकी को छोड़ दो, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर कोई एजेंडा नहीं दिया गया है, सबको बुलाया है, तो किसी भी चीज पर बात कर सकते हैं। और इस प्रधानमंत्री की एक विशेषता है, जो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं हमारे देश के लिए बहुत अच्छी है, एक टाइम लाइन। अगर कोई चीज तय हुई है तो वो किन कारणों से नहीं पूरी हो पा रही है, आप उसको क्वांटिफाई कीजिए। ये नहीं कि कर लेंगे, बना लेंगे, नहीं, आप कोई भी चीज क्वांटिफाई कीजिए, कहाँ क्या कारण है। इसीलिए आप देखे होंगे उन्होंने एक लिस्ट मांगी है कि अदालतों के चलते जो लक्ष्य पूरे नहीं किए गए हैं जी, वो उनकी पूरी की पूरी लिस्ट दी जाए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत क्वांटिफाई करके प्रधानमंत्री चलते हैं और उनके हाथ पैर नहीं फूलते। और आज क्या होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये। और मैं तो चाहूंगा कि सरकारें बदलती रहती है, कोई आए कोई जाए, अगर ये परंपरा जारी रहे कि सबको बुला करके और वही सबके सामने, अगर कोई किसी मंत्रालय के चलते किसी का काम रुक रहा है, वही जिसको कहते हैं कि तुरंतदार महाकल्याण, आप वही का वही उसका निपटारा कीजिए। तो ये जो चीजें, मुझे लग रहा है कि शुरुआत अच्छी हुई है। अपोजिशन का काम है, अगर वो विरोध नहीं करेगा तो किस लिए राजनीति में रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है रामकृपाल जी की ऑपोजिशन विरोध करता है और ये विरोध की नीति कई बार सवालों के घेरे में भी आती है। लेकिन हर्षवर्धन जी, जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ और उस वक्त हम लोग साथी थे, हम लोग चर्चा लगातार कर रहे थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय बदला जा रहा है, मनसुख मांडविया जी को दिया जा रहा है, और जो तेजी उसके बाद हमने कार्य में देखी है और खास करके वैक्सीनेशन ड्राइव में, क्या इसके लिए मनसुख मांडविया को हम खास करके जिम्मेदार मान सकते हैं कि उन्होंने पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया है?
देखिए, मनसुख मांडविया की मंत्री के तौर पर अगर हम कहेंगे कि उन्होंने कैसे काम किया, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और विशेषकर कि उनकी प्रशंसा इस बात के लिए की गई कि इतनी जल्दी में और बिना किसी बाधा के उन्होंने दवाइयों के उत्पादन के लिए दूसरी जो फैक्ट्रियां थी उनको तैयार कर लिया, जो सबसे बड़ा काम था, जिसको लेकर उनको बहुत तारीफ हुई। और जिसमें आपको याद हो कि गडकरी जी ने एक कार्यक्रम में कहा और बाद में कहा कि मुझे पता नहीं था कि 12 कंपनियों को और पहले से ही ये कहा जा चुका है कि आप ये काम करिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें, जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं अगर कुछ कमियां रह गई, तो यहां इसको ध्यान से हम देखें। और मैं तो इसको इस तरह से कहता हूं कि 75 करोड़ टीके को आप इस तरह से देखिए कि ये ज्यादातर यानी बहुतायत अपने देश की ताकत पर है। हम ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम हमेशा वैक्सीन सबसे ज्यादा बनाते थे, लेकिन एक ऐसी वैक्सीन जिसको बनाना है इसकी कभी कल्पना नहीं हुई थी। और वो काम हमने उसके बीच में किया जब बहुत सी मुश्किलें आई। अमेरिका ने रॉ मटेरियल देने बंद कर दिए, देशों के साथ मुश्किलें आई, चीन के साथ हम ऑलरेडी उसी तरह के संकट में थे। और अभी एक तरह से कहें तो 2019 में ये सरकार दोबारा आने के बाद अभी आप देखें तो सबसे ज्यादा किस पर चर्चा हो रही है? 2 बातों पर चर्चा हो रही है, और उसकी चर्चा हम हमेशा अपने सामान्य जीवन में भी करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर भला हो जाए, कोई सरकार कर दे तो वो सरकार सबसे बेहतर होगी। आज की ये जो बैठक है, ये जो बिना एजेंडे की बैठक कही जा रही है, इस बैठक के ये 2 सबसे बड़े एजेंडे हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य में किया गया है, जो कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, वैक्सीन लगा, वो सब की बात होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर एक बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी को लगता है, और आज की जो तारीख है ये भी ध्यान देनी चाहिए, आज राजभाषा दिवस है। और जो कहा जाता है कि क्या भारतीय भाषाओं की चिंता होगी, तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सारे उद्योग धंधे, सारे रोजगार के मौके वो सब ठप से पड़ गए थे। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया है, और सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर कैसे वो आने वाले समय में, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर ये क्वार्टर अच्छा निकल गया, यानी जिसको हम कहते हैं कि अप्रैल मई जून जो निकला, उसके बाद ये दूसरी जो तिमाही है, तो तीसरी तिमाही वैसे ही भारत में त्योहारों की तिमाही होती है। उस लिहाज से मंत्रिमंडल के तौर पर, सरकार के तौर पर क्या कुछ प्रोएक्टिव काम किया जा सकता है, और इसीलिए इसमें बहुत कुछ एजेंडा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के मन में तो एजेंडा बहुत स्पष्ट है। और उन मंत्रियों को कहा गया है कि आप वो बातें बताएंगे जो मुश्किलें आने वाली हैं, जिसको लेकर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल एक साथ खड़ा होकर काम करने वाला है। बिल्कुल देवेंद्र, अब इसमें जैसे कि अभी शिक्षा नीति पर बात हो रही थी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोदी सरकार की ये प्राथमिकता ही नहीं है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे पॉलिसी को न सिर्फ अमली जामा पहनाया जाए, बल्कि लोगों तक पहुंचाकर इसकी भ्रांति दूर की जाए। क्या अभी जो सभी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, उनके दिमाग में भी जो खला है उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी? क्या ऐसी संकेत आपको मिल रहे हैं? अजय जी, शिक्षा वाले जवाब से पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके कोरोना और वैक्सीनेशन को लेके, कि 17 सितंबर को जो वैक्सीनेशन का प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन जो टारगेट रखा गया है, ऑफिशियली नहीं हमें बताया गया है, लेकिन जो अनऑफिशियल सोर्सेज से जो हमें बताया गया है, वो टारगेट रहेगा 2 करोड़ का। और आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन में अगर 2 करोड़ का टारगेट रखा गया है तो ये कितना एम्बिशियस टारगेट है। और उसके लिए गिनीज बुक को इन्फॉर्म किया गया है। जब हमने ये पूछा कि क्या ये आपको लग रहा है कि संभव है कि 2 करोड़ एक दिन में हो जाएगा, तो सोर्स ने हमें ये कहा था कि कोशिश ये की जाएगी, और अगर आप 2 करोड़ का टारगेट रखेंगे तो जाहिर तौर पर अगर 2 करोड़ ना भी पहुंच पाए तो एक जो आंकड़ा आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, और उस लिहाज से उस दिन के लिए वैक्सीनेशन का एक बड़ा अभियान करने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज कि कोरोना को लेके सेकेंड वेव में जो दिखा, 10 प्रमुख दवाओं का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टॉक किया गया है। ये वो दवाएं हैं जिसकी जबरदस्त किल्लत महसूस की गई, और उसके लिहाज से एक बड़ी तैयारी करके ऑलरेडी रखी गई है। तीसरी चीज कि थर्ड वेव को लेके जो भी आशंका जताई जा रही है, जैसे बहुत सारे आपने मैथमेटिकल ग्राफ्स देखे होंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा सर्वे आया, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आई, कोई अंदेशा सामने आया, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, बल्कि वहाँ पे बाकायदा हेल्थ मिनिस्ट्री के विशेषज्ञ उन आंकड़ों को मंगाकर उसका अलग तरीके से भी अध्ययन करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो उनसे छूट रही है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन में वो दिखाया जा रहा हो। तो तैयारी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री कोरोना को लेकर जो इनकी क्षमताएं हैं उसमें अपने मैक्सिमम लेवल पर काम
काम कर रहा है। रह गई बात शिक्षा नीति की, तो आज जो बैठक है, अगर धर्मेंद्र प्रधान उस पर बोलते हैं, तो जो हमें बताया गया उसमें कि ओवरऑल एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की जाएगी और जाहिर तौर पर नई शिक्षा नीति जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उस सब चीज़ को लागू कराया था, उसमें आगे का रोड मैप और भी कैसे ठीक तरीके से लागू हो सके, इसकी एक बड़ी कोशिश तो चली रही है। बिल्कुल रामकृपाल जी, जॉब्स, नौकरियों को लेकर सबसे बड़ी चिंता है और अगर मैं खास करके कहूं तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है कि नौकरियां नहीं है, नौकरी लगी नहीं रही। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वायदा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कभी पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि इस नई शिक्षा नीति के अमली जामा पहनाए जाने के बाद लोग बेहतर नौकरी पाने के विकल्प ढूंढ पाएंगे? जो बेरोजगारी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, उस पर नकेल कैसी जा सकेगी? निश्चित रूप से अजय जी, देखिए ये बात तो सही है और ये कोई न तो मोदी जी ने कहा था कि ये सारी समस्याएं उनके आते ही खत्म हो जाएंगी, न कोई कह सकता है। समस्याएं हैं, कुछ चीजें ये जैसे कि महामारी, जैसे अब करीब करीब समझिए कि 1.5 साल, पौने 2 साल होने जा रहा है। पूरी दुनिया ने जिस तरह की का मंजर देखा है, इसमें बड़ा स्वाभाविक था कुछ लोगों के जॉब गए भी हैं। और दूसरा एक क्या है कि जब कोई भी किसी भी देश में एक आप बड़े परिवर्तन करते हैं जिसको ट्रांजिशन कहते हैं, तो देखिए इनिशियल वही बात है कि अगर आईसीयू में आप गए, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो शरीर जो है वो नए आर्गन को पहले बाहर फेंकने की कोशिश करता है। 2000 जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था जी, तो उसका एक ये था कि ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में ले आना। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि उसका एक बहुत इनफॉर्मल सेक्टर को में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं। लेकिन एक बात जो मुझे देश में सबसे ज्यादा हास्यास्पद लगती है, जो दुख करती है, हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर, जबकि यह शुरुआत हुई थी, मतलब एक तरह से कार्ल मार्क्स ने इस बात को किया था और सबसे पहले कैपिटलिज्म ने इसको किया। यानी आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो आप वहां पे नौकर नहीं पाएंगे। एक आदमी जो खुद लाता है, खुद घर में फर्नीचर अपने हाथ से तैयार करता है। लेकिन अगर मोदी ये कह देंगे कि कोई व्यक्ति, एक बंदा पकौड़े अगर तल करके वो अपनी आजीविका कमा रहा है, मैं नहीं जानता उसको गिना जाता है कि नहीं गिना जाता है रोजगार में, लेकिन उसकी जग हंसाई कि अब हम पकौड़े तलेंगे, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। श्रम का उपहास करना। मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई आप अपना काम, गांधी जी जिस देश में खुद जिनकी पूजा की जाती है, अपने कमरे में झाड़ू खुद लगाते थे, अपना बर्तन खुद धुलते थे जी। और उस देश में आज अगर हम ये कहते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं पकौड़े गिन लो, तो मेरा ये कहना है कि देखिए मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये कितने लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है, संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस संकट से निपटने की कोशिशें भी हो रही हैं। जो आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूं अभी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको जो 70 सालों में नहीं हुई, जिनकी शुरुआत हुई है, उनके नतीजे हमेशा बाद में आएंगे। चाहे वो पाठ्यक्रम बदलने की बात हो, चाहे उसको दुरुस्त करने की बात हो, चाहे नई शिक्षा नीति में जैसे भी हुआ। अब कल चलिए तमिलनाडु ने एक बिल पास कर दिया, नीट से अलग हो गए, लेकिन ये नीट बहुत बड़ा कदम है और पूरे देश के लिए। तो ये जो भी चीजें हुई है, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, तो मैं समझता हूं। चलिए यही सवाल मैं जरा ले चलता हूं जफर भाई के पास। जफर भाई, ये आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्षी तमाम पार्टियां, यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी हर मौके पर यही कहा, आपकी सरकार जब से आई बेरोजगारी बढ़ गई है, आपकी सरकार जब से आई लोगों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, आप सब कुछ भगवाकरण करते दिखाई दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति क्या ये जादुई छड़ी है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं? देखिए दो तीन बात कहूंगा, लेकिन उस बात को कहने से पहले जरा मैं राम कृपाल सिंह जी से पूछूंगा। तबीयत ठीक है भाईजान? इसलिए बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ और थोड़ा चेहरा थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित होकर पूछ रहा हूँ। तो आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी बात लगी सुन के। अब मैं आता हूँ जो आपने सवाल किया मुझसे, उस सवाल का जवाब देते हुए पहली बात कि देखिए एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन पॉलिसी क्यों जरूरत थी। अब पूरा दौर अगर आप देखिए तो बदल चुका है। आज जिस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, देखिए जो 30 साल पहले
जरूरत थी, आज उसकी जरूरत नहीं है। आज एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, गूगल जैसे कंपनी और ऐसी दुनिया में कई कंपनियां हैं जिन्हें जहां पर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। आपको क्या आता है और इसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके अगर आपने दिखा दिया तो आपकी नौकरी पक्की है। इसलिए कि उसको आपके जो आउटपुट से मतलब है, प्रोडक्टिविटी से मतलब है, ना कि आपके सर्टिफिकेट से उनको मतलब है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ऐसा था कि बच्चा जो है एक ही सुर में दौड़ता था कि बस जैसे जंगल में दौड़ते हैं शेर, कि भाई उसको एक ही चीज दिखता है, उसके अलावा कुछ चीज जो उसका शिकार होता है। हमारे बच्चे भी उसी तरह से रहते, इसलिए कि उनको 90, 95, 96% लाना। अजय भाई आपको मालूम नहीं, मैं तो 90-95% वाला नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आज भी अपने बच्चे को जब पढ़ाता हूँ तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ और मेरा बच्चा भी आई एम कम्पीट कर गया जैसे मैंने किया था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसकी जरूरत होती है। जरूरत किस चीज की है कि आप एजुकेशन इस तरह से दीजिए जिससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसलिए हमारी सरकार ने सोच समझ के ये पूरी चीज पे जो है उसने चेंज की है, सरकार ने चेंज की, और इसका आगामी आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बहुत बड़ा सोसाइटी में असर पड़ेगा। जितने ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन, जितना ज्यादा अब खाली इतिहास पढ़ के हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आप हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी बहुत बड़े पैमाने पर चेंज करने की आवश्यकता है। मैं आप सबका धन्यवाद दे रहा हूं इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, क्योंकि अभी हमारे साथ कोरोना के मुद्दे पर बात करने के लिए एक विशिष्ट मेहमान जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी की इस बैठक में कोरोना के ऊपर बड़ा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना को लेकर बड़ी बातें कही जा रही हैं। और जैसा कि अभी हमारे संवाददाता धीरेन्द्र प्रसाद बता रहे थे कि 17 सितंबर को 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन की योजना की गई है, और अगर 2 करोड़ टीके दिए जाते हैं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम कतई नहीं माना जा सकता। और इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि दिसंबर तक 100 करोड़ टीके लगाने की तैयारी भारत सरकार की तरफ से हो रही है। और इसे लेकर जो एडवाइजरी ग्रुप है जिसके प्रमुख है डॉक्टर N.K. अरोड़ा, उनसे कुछ सवाल हमने पूछे थे। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर और कितने उत्साहित हैं कि अब हम कोरोना से लड़ाई जीतने के कगार पर खड़े हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आप सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, 75 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, 1 डोज हर हिंदुस्तानी को। क्या ये अपने आप में काफी है? क्योंकि अगर हम कंप्लीट वैक्सीनेशन की बात कहें तो अभी हम शायद 20% के आसपास भी नहीं पहुंचे। अजय कुमार जी, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ समय पहले का ले जाता हूं, जब 16 जनवरी को हम लोगों ने टीकाकरण आरंभ किया था तो शुरुआती दिनों में कई लोगों का विचार था कि इसमें जो वयस्क हैं वो करीब 5 साल लगेंगे, और 2 महीने पहले तक भी लोगों को भरोसा नहीं था कि इस साल के आखिर तक हम टीका लगा लेंगे। लेकिन 75 करोड़ का आंकड़ा, 75 करोड़ टीके डोजेस दी गई हैं, और वो आंकड़ा यहां तक पहुंचने में हम लोगों को 8 महीने से कम समय लगा है, जनवरी से शुरू करके अप्रैल में। और ऐसी स्थिति ये तब हो पाई है क्योंकि हम वैक्सीन हमारी अपने देश की है, यानी कि आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। उसके अलावा जो तैयारी की गई थी, यानी पिछले साल मार्च के महीने से तैयारी जो शुरू हुई थी 2020 से और आज तक, उस तैयारी का असर है। और आगे वाले 3.5 महीने में ये हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन का सप्लाई लाइन है, कि हम लोगों को लगभग 100 करोड़ डोजेस और लगानी है, और वो हम लगा सकेंगे क्योंकि वो उपलब्ध रहेंगी। तो आपने जो कहा कि कुल टीके जो है केवल 20% वयस्कों को लगे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि 60 से 62% लोगों को एक टीका लग चुका है जी। और जो बाकी हैं, और 6 स्टेट्स हैं जिसमें हिमाचल वगैरह बाकी हैं, कि उनको पूरा 100% वयस्कों को टीका लग चुका है। तो ये इतनी कमजोर स्थिति नहीं है जितना कई बार हम लोग सोचते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक लगभग सभी वयस्कों को ये टीके लगाए दिए जा सकते हैं। तो यानी हम ये मानकर चल रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा कि 96 करोड़ के आसपास वयस्क हैं हमारे देश में, 18 साल से ऊपर की आबादी है। इन सभी को दिसंबर तक या शायद 1-2 महीने के अंतराल तक 2 डोजेस टीके के लग जाएंगे, या आपका खुद का आकलन है? हाँ, ये आप
जो बात कही आपने कि जो टीके हैं, क्योंकि हमारा कोविशील्ड है उसमें 2 टीकों के बीच का अंतराल 3 महीने का है, 84 दिन का है, तो कुछ लोगों को टीका तो लग जाएगा, जितने जन को पहला टीका तो लग जाएगा, दूसरा टीका हो सकता है स्पिल ओवर होने के लिए कुछ हफ्ते और ज्यादा लग जाएं, लेकिन उनके लिए पूरी तैयारी है कि हमारे पास दिसंबर तक 100 करोड़ टीकों का पूरा अरेंजमेंट किया हो। और हमें अब भरोसा है कि इस साल के आखिर तक हमारे पास 100 करोड़ और डोजेस होंगी और उसके बाद अगले साल की पहली तिमाही में हम बच्चों को भी अभियान के तौर पे 44 करोड़ बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन देते। डॉक्टर अरोड़ा, आपने बच्चों की बात की, यही मेरा अगला सवाल भी था। अब बड़ी प्राथमिकता ये है कि 12 साल से 18 साल के बच्चों को पहले तो वैक्सीनेट किया जाए और उसके बाद शायद छोटे बच्चों के ऊपर भी। आपने कहा कि ये भी आपके पाइपलाइन में है, लेकिन माता पिता के बीच दिलों में इस बात को लेकर बहुत संशय है। स्कूल खुल चुके हैं, डर बहुत ज्यादा है। बच्चों के लिए क्या प्रक्रिया है और क्या तैयारी है? पहली बात यह है कि हमारे अपने आंकड़े, दुनिया के आंकड़े छोड़ दीजिए, हमारा अपना वैज्ञानिक आधार है जो ये बताता है कि इस देश में पहली वेव में भी और दूसरी वेव में भी बच्चों को लगभग ना के बराबर कोविड का असर हुआ। बच्चे कोविड का संक्रमण प्रसार करने में सहयोग करते हैं, लेकिन खुद सौभाग्य से और बायोलॉजिकल रीजन है कि उन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि पहली वेव में भी और सेकंड वेव में बहुत कम बच्चों पे लक्षण पैदा हुए और मृत्यु तो ना के बराबर थी। और दूसरी वेव तो आपको जितनी भयानक थी और जितनी उसकी एक डरावनी स्थिति थी, उसके बावजूद भी बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अब जो है हमने देखा कि बड़ों को टीके लगने शुरू हो गए। तो अगर बच्चे के परिवार के लोग, उसके माता पिता, घर में बड़े बुजुर्ग, उनको टीका लग चुका है, स्कूल के टीचर्स और बाकी लोगों को टीके लग चुके हैं, तो वो एक सुरक्षा घेरे से घिसा रहेगा जिससे कि बच्चा संक्रमण नहीं कर पाएगा और बड़ों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट ये देखा गया यूरोप में और बाकी कंट्रीज में, उन्होंने बच्चों के स्कूल कभी नहीं बंद करे, खासतौर पे प्राइमरी स्कूल के, और इसकी वजह से उनके घरों में मृत्यु हुई और उनके टीचर्स में मृत्यु हुई। लेकिन बच्चों के बौद्धिक और जो शारीरिक विकास है, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास है वो बहुत जरूरी था, इस वजह से स्कूल जारी रखे। अब हमारे पास इस प्रतिरोधक एक हमारे पास आवरण बना हुआ है कि वयस्क सारे के सारे टीका लग गए। सरकार ने 2 करोड़ स्पेशल टीके स्कूल और स्कूल के कर्मचारियों के लिए रिलीज किए हैं। उसका मकसद भी यही है कि हमारे माता पिता को बिल्कुल संतुष्ट होना है कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने वाला और वो खुद सुरक्षित है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को प्रभावित ना कर सके, इसलिए स्कूल जाने दें। स्कूल उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इससे पहले कि हम चर्चा को खत्म करें, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब भी हम आपसे ले लें। थर्ड वेव को लेकर लोग बहुत आशंकित हैं, तैयारियां भी सरकार भी कर रही है और आसपास भी लोगों के दिल में दहशत है। केरला में केसेस अब तो कम हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले बहुत बढ़े हुए थे। महाराष्ट्र में आज भी केसेस ठीक ठाक संख्या में आ रहे हैं। थर्ड वेव की आशंका कितनी ज्यादा है? जहां तक हमारा अंदाजा है कि थर्ड वेव आने की संभावना बहुत कम है। निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। पिछले 3-4 महीने से कोई नया म्यूटेशन नहीं आया है जो चिंता पैदा करे। जो दुनिया में बाकी जगह जो बताया गया है वो भी हमारे देश में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जीनोमिक सर्वेलेंस हो रहा है और हफ्ते के हफ्ते वो रिपोर्ट पब्लिक करी जाती है और उसके हिसाब से कोई नया वेरिएंट नहीं है। इसके अलावा अब टीके लग चुके हैं और सीरो सर्वे के हिसाब से लगभग 70 से 80% लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो इस तीनों चारों वजह से नया वेव आने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ, हम लोगों को 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक, आने वाले जो त्योहार का मौसम है उसमें हम लोगों को बच के रहना होगा। हमें अगर कोरोना उपयुक्त बिहेवियर का मतलब, सोशल डिस्टेंसेस का मतलब ये होता है सामूहिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोहों से बच के रखना है और अपने को बचा के रखना है। और दूसरा, टीके लगवाने में जो उत्साह और जो उत्सुकता हमें दिखाई दे रही है वो जारी रखनी है।
यही हमारे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम टीके लगवाते रहें और कोरोना उपयुक्त बिहेवियर करें, तो तीसरी वेव का असर बहुत नगण्य अगर आई भी। इसके अलावा देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत सुदृढ़ किया जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अरोड़ा अभी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो बातें कही उसको एक बार फिर मैं आपके सामने रख देता हूं। तीसरे वेव की आशंका बहुत कम है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अपने आप को परहेज रखें। आपके बच्चे सुरक्षित हैं, बेधड़क उन्हें स्कूल भेजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार के कामकाज की बात भी की है। कानून व्यवस्था की तारीफ की, विपक्ष पर हमला किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।